नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बीजेपी के कई बड़े नेता कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी प्रधानमंत्री की शपथ मई 2024 में नहीं, जनवरी 2024 में लेने जा रहे हैं। यानी मोदी की जो राम लहर है, इस राम लहर में इंडिया अलायंस डूब जाएगी, ऐसा बीजेपी के नेता अभी से दावा कर रहे हैं। यानी उनका कहना है कि मोदी जी को इस बार वॉकओवर मिल रहा है। अब सवाल इस बात का है कि क्या मोदी का ये जो मंदिर काट है, क्या ये वाकई विपक्ष को धराशायी करने जा रहा है इस बार, या फिर असली खेल कुछ और है जो गोदी मीडिया नहीं बता रही है, हाईलाइट नहीं कर रही है। और क्या ये भी सच है कि 2014 या 2019 से कहीं ज्यादा बड़ा चैलेंज मोदी जी को इस बार मिल रहा है, क्योंकि पहली बार विपक्ष एकजुट हुआ है। अब दोस्तों, ये बात सच है कि 22 जनवरी तक इस देश का जो माहौल है वो राममय होगा, क्योंकि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की जो सरकार है एक बहुत बड़े पैमाने पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को प्रोजेक्ट कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि फरवरी आते आते तक ये माहौल बदलेगा, और ऐसे माहौल में, बदले हुए माहौल में, फरवरी में मोदी जी के लिए इंडिया अलायंस को, एकजुट इंडिया अलायंस को हराना इतना भी आसान नहीं होगा। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मंदिर कार्ड के बावजूद, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के बावजूद बीजेपी और इंडिया अलायंस में जोरदार टक्कर होने जा रही है। अब दोस्तों, बीजेपी के नेता कुछ दावा करें, या फिर आप कह सकते हैं आरएसएस की मशीनरी कुछ दावा करे, या फिर गोदी मीडिया कुछ भी प्रोजेक्शन करे, सच्चाई यह है, ज़मीनी सच्चाई यह है कि इंडिया अलायंस वर्सेस बीजेपी ये कतई एक तरफा मुकाबला नहीं है। ये एक कांटे की टक्कर हो सकती है, और उसके कई कारण कई हैं, लेकिन जो 4 प्रमुख कारण हैं, 4 बेसिक रीजंस कि क्यों ये टक्कर है, क्यों ये जोरदार टक्कर है, और कहीं ना कहीं मोदी जी का भी दिल धक धक तो कर रहा है। इसीलिए वो मंदिर दक्षिण भारत में जा रहे हैं, और उधर अमित शाह दिन रात मीटिंग कर रहे हैं। कभी बिहार में रहते हैं, कभी बंगाल में रहते हैं, कभी महाराष्ट्र में रहते हैं, और ईडी आज की तारीख में अपना सबसे बड़ा ऑपरेशन कर रही है। ये क्या जताता है? टक्कर है। और मैंने कहा ना, टक्कर के पीछे 4 प्रमुख वजह कई हैं, लेकिन 4 बड़े कारण जो हैं आज मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। अब दोस्तों, जो कारण नंबर 1 है कि जोरदार टक्कर क्यों होगी इंडिया अलायंस और बीजेपी के बीच में, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, पिछले 10 सालों में, 10 वर्षों में विपक्ष एकजुट हुआ है। 2014 में विपक्ष बिल्कुल भी एक नहीं था। 2019 में विपक्ष की कुछ पार्टियां कांग्रेस के साथ थीं, लेकिन कहीं ना कहीं तीसरा मोर्चा नहीं था। विपक्ष 2019 में भी बिखरा हुआ था। पहली बार मोदी जी के सामने विपक्ष एकजुट होकर एक छतरी के नीचे आ गया। अब यहां पर खेल यह है कि विपक्ष का वोट शेयर मोदी जी की बीजेपी से बहुत ज्यादा है। यानी मोदी जी का जो पिछली बार वोट शेयर था वो 37% प्लस था, 37% प्लस, और यूनाइटेड अपोजिशन का जो वोट शेयर है वो 62% प्लस है। यानी कहीं ना कहीं वोट शेयर में इंडिया अलायंस भारी पड़ती। अब मोदी जी की कोशिश है कि ये जो 37% है, इसको नॉर्थ इंडिया में तो बढ़ाया नहीं जा सकता इस वोट शेयर को, क्योंकि ऑलरेडी बीजेपी सैचुरेशन पॉइंट पर है, बीजेपी पीक पर पहुंच चुकी है नॉर्थ इंडिया में, अपने गढ़ में। इसलिए मोदी जी बार बार दक्षिण भारत जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं कि जो राम लहर है इसका थोड़ा सा एडवांटेज उनको मिले, और साउथ में थोड़ा सा वोट बढ़े तो कुछ सीटें मिलेंगी, और जो नुकसान हो सकता है कुछ राज्यों में उसकी भरपाई हम साउथ से कर सकते हैं। लेकिन एक्सपर्ट से मैं डिस्कस करूंगा, ये जो 37% वोट अगर वो साउथ में बढ़ाना चाह रहे हैं, या इस 37% वोट को राम लहर से इंक्रीज करना चाह रहे हैं, ये टेढ़ी खीर है, मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, आगे एक्सपर्ट के साथ हम बात करेंगे। अब दोस्तों, कारण नंबर 2 है कि बीजेपी की जो अपनी रिपोर्ट है उसके मुताबिक
लोकसभा में 160 सीटें, 160 सीट्स, 160 सीटें हैं जहां बीजेपी ज़मीन पर बहुत कमज़ोर है। इनको कैटेगराइज किया गया है 160 वीक सीट्स, कमज़ोर सीटें। यहां पर जीतने के चांसेस बहुत कम हैं और ये सीटें तेलंगाना में हैं, ये सीटें महाराष्ट्र में हैं, कर्नाटक में हैं, यूपी में हैं, बिहार में हैं, बंगाल में हैं। लंबी लिस्ट है इसकी। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये जेपी नड्डा की रिपोर्ट कह रही है। और जेपी नड्डा ने इस रिपोर्ट को लेकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी, ये सब इन्होंने मंथन किया। सारे बीजेपी के जो स्टेट ऑफिस बेयरर्स हैं उनको बुलाया गया दिल्ली में दिसंबर में, पिछले महीने। 2 दिन तक चिंतन मनन हुआ। अब ये जो 160 सीटें हैं, इनको बीजेपी कैसे जीतेगी? कितनी सीटें इसमें से जीतेगी? कितनी सीटें इस 160 सीटों में से मोदी जी की झोली में आएंगी? बहुत बड़ा सवाल है। और यहीं पर मोदी और अमित शाह और नड्डा कुछ परेशान हैं। अब दोस्तों, ये जो 160 सीटें हैं, इसमें मोदी जी 100 सीटें जीतते हैं या इस 160 वीक सीट में वो 120 सीटें जीतते हैं या 100 भी नहीं जीत पाते, ये तो मई में ही पता लगेगा जब ईवीएम्स खुलेंगी। लेकिन एक और दिक्कत है मोदी जी के लिए, और वो जो मैं कारण बता रहा था, कारण नंबर 3 या दिक्कत नंबर 3, वो है ये 4 स्टेट्स, 4 बिग स्टेट्स। महाराष्ट्र 48 सीटों वाला, बिहार 40 सीटों वाला, बंगाल 42 सीटों वाला, कर्नाटक 28 सीटों वाला। और पिछली बार मोदी जी स्वीप कर गए थे। महाराष्ट्र में 48 में 41 सीट ले गए थे, बिहार में 40 में 39 सीट ले गए, बंगाल में 42 में 18 सीटें ले गए, कर्नाटक में 28 में 26 सीटें ले गए। अगर आप टोटल करें तो 158 सीटों में पिछली बार 2019 में 124 सीट मोदी जी की झोली में गए, खाते में गए। बिग अचीवमेंट था 2019 में। लेकिन इस बार कई दोस्त छूट गए मोदी जी से। बिहार में नीतीश जी छूट गए, तो बिहार में बड़ी मुसीबत है। महाराष्ट्र का सारा खेल उद्धव ठाकरे ने खराब कर दिया और शरद पवार ने खराब कर दिया, तो वहाँ बहुत मुश्किल है कि वो 41 सीटें एनडीए की झोली में आएंगी कि नहीं आएंगी। बिहार में जो 39 सीट्स थी वो आएंगी कि नहीं आएंगी। तो ये जो स्टेट हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और कर्नाटक हारने के बाद जिस तरह से दरवाज़ा बंद हुआ है, सिमसिम बंद हो गई वोट की, उस सिमसिम को कैसे खोलते हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हालांकि मोदी जी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साउथ में डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया की जो जोड़ी है, जिन्होंने कर्नाटक ही ना जीता, तेलंगाना भी जीत के कांग्रेस को दिया, बहुत मुश्किल है कि कर्नाटक में क्या 26 सीटें आ जाएंगी, क्या महाराष्ट्र में स्वीप कर जाएंगे बगैर उद्धव ठाकरे के। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज, ये 4 स्टेट। हालांकि अमित शाह कोशिश कर रहे हैं ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स से, कभी तेजस्वी को टारगेट करना, कभी ममता बनर्जी को टारगेट करना, कभी उद्धव के कुछ साथियों को टारगेट करना, या शरद पवार को कहीं ना कहीं उनके परिवार को टारगेट करना। कोशिश हो रही है, लेकिन मेरा मानना है इट्स टू लेट। और एक और बड़ा फैक्टर, कारण नंबर 4, और कारण नंबर 4 मायावती फैक्टर। अब आप कहेंगे कि मायावती ने अपने बर्थडे में 15 जनवरी को जब ऐलान कर दिया कि वो अकेले लड़ेंगी, तो फिर मैं इस बात क्यों दोहरा रहा हूँ, फिर मैं मायावती फैक्टर की बात क्यों कर रहा हूँ। अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो मायावती जी की जो ना है वो अक्सर हाँ में बदलती हुई दिखी। मायावती दरअसल हमेशा बहुत लेट डिसीजंस लेती हैं, अपने पत्ते वो आखिरी वक्त पर खोलती हैं, 11वें घंटे पर, 11th आवर में। और लोग कह रहे हैं क्योंकि अमित शाह का प्रेशर है, ईडी का प्रेशर है, एजेंसीज का प्रेशर है, मायावती अभी अपने पत्ते नहीं खोल रही। क्या मायावती का हाथी वो सपा के साथ, कांग्रेस के साथ, नीतीश कुमार की जेडीयू के साथ, आरएलडी के साथ, इंडिया अलायंस के साथ जाता है कि नहीं जाता है? और अगर जाता है तो फिर ये जो 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश है, जहाँ मोदी जी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं 22 तारीख को, अगले कुछ दिनों में, अगर मायावती का हाथी वो इंडिया अलायंस की तरफ आता है तो ये खेल बहुत तेज़ी से पलटेगा। क्योंकि जो जातीय समीकरण है, ये जो कास्ट फैक्टर है, ये जो सोशल इंजीनियरिंग है, इतिहास साक्षी है कि सोशल इंजीनियरिंग ने बीजेपी को बार बार मात दी है उत्तर प्रदेश में। अब मैं मायावती को लेकर कि मायावती क्या 11वें घंटे पे वो अपना कार्ड, अपना पत्ता चलेंगी, क्या अभी भी मायावती की तरफ से असली जवाब आना बाकी? एक्सपर्ट प्रोफेसर रविकांत होंगे जो काशीराम और मायावती इनको बरसों से जानते हैं और सोशल इंजीनियरिंग को यूपी के समझते हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे
और मुझे लगता है कि ये जो सबसे बड़ा फैक्टर है, मायावती फैक्टर, इसका जवाब आज प्रोफेसर साहब ही देंगे आपको। और दोस्तों, एक बार फिर से मैं अपना सवाल दोहरा दूं, क्या राम मंदिर की जो लहर है, क्या इस राम लहर में मोदी जी इंडिया अलायंस को डुबोने जा रहे हैं, या फिर ज़मीनी हकीकत कुछ और है और फरवरी मार्च आते आते सियासत बदलेगी और ये जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का कार्ड है ये फेल होगा, क्योंकि इंडिया अलायंस के पास वोट शेयर है, बिग वोट शेयर आप कह सकते हैं। तो क्या वाकई कांटे की टक्कर होने जा रही है? और ये जो मायावती की मैंने बात करी है, जो 160 सीटों की बात करी, या ये जो 4 स्टेट हैं, क्या वाकई ये मोदी को रोक देंगे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के बावजूद? और क्या कमंडल पर मंडल हावी हो सकता है, जिस तरह के पत्ते नीतीश कुमार खेलने जा रहे हैं? सब कुछ लेकर मुझे लगता है प्रोफेसर रविकांत जी के पास चलना चाहिए और उनसे एक सेकंड ओपिनियन लेते हैं, इस पूरे सवाल पर एक राय लेते हैं उनसे, जो कुछ मैंने कहा और क्या रविकांत साहब कह रहे हैं। तो आप भी थोड़ा सा तुलना करिए, सच क्या है, और अगर ये सच है मेरी बात या रविकांत साहब की बात जो कहेंगे, तो क्या खेल पलट भी सकता है? चलते हैं सीधे रविकांत जी के पास। डॉक्टर साहब, मेरा जो सवाल है, वो सवाल ये है कि आज मेरी बात हो रही थी एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार जो बीजेपी कवर करते हैं, उनका ये कहना था कि ये जो राम मंदिर है उसके बाद बीजेपी जिस तरह से प्रोजेक्ट करने जा रही है राम मंदिर को, 6.5 लाख गांव में जिस तरह से इस मंदिर को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उनका ये कहना था कि जो शपथ है वो अब 26 मई को नहीं होनी है। शपथ जो मोदी जी लेने जा रहे हैं वो 22 जनवरी को शपथ हो जाएगी। चुनाव औपचारिकता है, चुनाव जो है इस बार के वो एक फॉर्मेलिटी है, वॉकओवर मिल चुका है, ऐसी बातें हो रही हैं। तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूं, क्या वॉकओवर हो गया है? क्या वॉकओवर हो गया है? क्या इस लहर में इंडिया डूब गई? या मैंने कहा ना कि गेम अभी शुरू होना बाकी है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं दीपक जी। देखिए, राम मंदिर में अब कितना आप और कितनी बार आप उसके जरिए वोट हासिल करेंगे? राम मंदिर पर फैसला आया, राम मंदिर बन गया, राम मंदिर को लेकर के आप इवेंट कर रहे हैं, लेकिन असल में जब 90s के दौर में जब ये इशू आया था तो उसको भुना लिया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार कैसे आई थी, आडवाणी जी डिप्टी सीएम कैसे हो गए थे, उसी राम मंदिर की लहर पर वो हो गए थे। तो ये मुद्दा तो चुक गया है अब, और अब इसके जरिए अगर मोदी जी सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो गलत फहमी में है, क्योंकि मंदिर मुद्दे पर जो वोट मिलना था वो मिलेगा ही उनको, वो ऑलरेडी मिला है भाई उत्तर भारत में। अभी जो अगर आप पोजीशन देखें स्क्रीन पर 37% प्लस, 37% प्लस ये वोट शेयर है, ये वोट शेयर है बीजेपी का 2019 में। आपको क्या लगता है कि राम मंदिर बनने के बाद, प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद जो 1 महीने रामनवमी तक जो कार्यक्रम चलेंगे देश भर में, ये 37% वोट शेयर बीजेपी का, क्या इसमें इजाफा होगा? क्या ये 37 का 47% हो सकता है? दीपक जी, ये सैचुरेशन की स्थिति है। अब 37 को भी आप देखिएगा तो जो उत्तर भारत में वोट मिला है बीजेपी को, वो कहीं 48%, कहीं 49%, कहीं 50%, इससे ज्यादा अब नहीं जा सकता है। हाँ, ये जरूर है कि राम मंदिर के वजह से जो अपर कास्ट वोटर है वो इंटैक्ट रहेगा, वो तमाम परेशानियों के बावजूद वो इंटैक्ट रहेगा, और जो उनका अपना और आधार वोटर है वो भी हो सकता है इंटैक्ट रहे। लेकिन मैं आपको थोड़ा और ले चलता हूं बिहार की तरफ। इसी 22 जनवरी को नीतीश कुमार एक बड़ा खेल करने जा रहे हैं, और वो है कर्पूरी ठाकुर के गांव में एक बड़ा आयोजन, जन्म शताब्दी समारोह होने जा रहा है, और उसमें केसी त्यागी ने कहा है कि हम आरक्षण का एक एजेंडा तय करने जा रहे हैं, और डेफिनेटली वो एजेंडा अति पिछड़ों के लिए होगा। अति पिछड़ा बीजेपी का एक तरह की कोर वोटर अभी है। जैसे ही रिजर्वेशन का इशू आएगा तो या तो फिर मोदी जी को रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को लागू करना पड़ेगा,
वो भी अगर आप करते हैं तो श्रेय लेके जाएंगे नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार उसी 22 जनवरी को एक बड़ा पेच फंसा रहे हैं। जी। अगर आरक्षण का एजेंडा आगे बढ़ता है, जिस कास्ट सेंसस के जरिए ओबीसी इश्यू और जो कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला, वो अति पिछड़ा के लिए, नहीं, मैं समझ और गया इसमें डॉक्टर। मोदी जी फंसेंगे। डॉक्टर इसलिए साहब मैं मैं कह रहा हूं कि समझ खेल गया। तो अभी शुरू हुआ है। मैं समझ गया, आप कह रहे हैं खेल तो शुरू होने जा रहा है। आप कह रहे हैं कि एक तरफ मोदी जी मंडल लेके चल रहे हैं, कमंडल लेके चल रहे हैं मोदी जी एक तरफ, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार मंडल लेके चल रहे हैं। तो मंडल और कमंडल की लड़ाई मैं समझ रहा हूं कि एक तरफ ये जो धार्मिक एक तरह से एक उफान है, उसको कहीं ना कहीं कास्ट सेंसस से काटना चाहते हैं, जाति से काटना चाहते हैं नीतीश कुमार, और एक तरह से समर्थन भी है। मैं दूसरी चीज आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप ये कहना चाह रहे हैं, जो मैंने सवाल किया था कि जो 37% ये जो वोट शेयर है 37% प्लस बीजेपी का, आप कह रहे हैं कि इसमें इजाफा नहीं होगा। इसका मतलब, आपका मतलब है कि ये जो 37% है, यही वो हिंदू वोटर है, प्रचंड हिंदू वोटर है, ये भक्त वोटर है, ये समर्थक वोटर, यही 37% बना रहा है। आप ये कह रहे हैं कि राम बिल्कुल, मंदिर में जितना हिंदुओं को आना था आ चुके, अब बिल्कुल और आ नहीं चुके हैं, आने। क्योंकि बिल्कुल अगर नहीं हम आने। देखें, जो आपने कहा ना कि कहीं पर उत्तर भारत में अगर आप एवरेज निकालें तो 45% प्लस है। अगर आप मध्य प्रदेश चले जाएंगे तो वोट शेयर और बढ़ जाता है। राजस्थान में तो ये कहीं ना कहीं 47, 48, 50% जा रहा है लोकसभा में। तो आपका ये कहना है, जो मैं समझ रहा हूं, अगर मैं हो सकता है गलत हूं तो, क्योंकि मैं दोस्तों को भी समझाना चाह रहा था कि डॉक्टर साहब, आपका ये कहना है कि वोट शेयर में अब इजाफा नहीं होना है, बढ़ोतरी नहीं होनी है। वो एक सैचुरेशन पॉइंट पे हिंदू वोटर पहुंच चुका है। तो अगर हम स्थिति देखें तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी ये जो दक्षिण भारत बार बार जा रहे हैं, कभी कर्नाटक, कभी आंध्र प्रदेश, 2 बार तमिलनाडु, 2 बार केरल, कभी इस मंदिर में, कभी उस मंदिर में, फिर वो शायद जा रहे हैं 3-4 मंदिरों के दर्शन करने दक्षिण में, ये दक्षिण बार बार क्यों मोदी जी जा रहे हैं? देखिए दीपक जी, एक तो जो स्थितियां हैं कि सैचुरेशन वाली, वो भी आ, हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। दूसरा, आपने ये भी बताया था कि 150 से ज्यादा, करीब 160 सीटें ऐसी हैं जो फंसी हुई हैं, जो कमजोर हैं। कमजोर सीटें तीसरा 160 बीजेपी की। तीसरा 8 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे बीजेपी सैचुरेशन स्थिति में पहुंच चुकी है। माने वहां पे उसके बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है, बल्कि उनकी सीटें वहां से कमजोर होंगी। जैसे बिहार है, महाराष्ट्र है, आपका आप उत्तर प्रदेश भी कह सकते हैं, कर्नाटक है, बंगाल है। यहां आप और सीटें कहां से जुगाड़ करेंगे? राजस्थान में 25 में से 25 आप ले चुके हैं, छत्तीसगढ़ में मध्य आप प्रदेश 11 में। में से 9 ले चुके हैं, जी। मध्य प्रदेश में आप 29 में से 28 ले चुके हैं, उत्तर प्रदेश में आप 80 में से 62 ले चुके हैं। आपकी आपके पास गुंजाइश कहां है? किन राज्यों में? बचा दक्षिण भारत। तो जो तमिल और काशी की मैत्री वाला संगम हुआ, जो तमाम कार्यक्रम हुए, तो तमिलनाडु से लेकर के केरल तक, तेलंगाना, कर्नाटक, यहां पर मोदी जी की निगाहें हैं, और इसीलिए दक्षिण से वो उसकी भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसे उन्होंने, जो राम मंदिर का इश्यू है, तो वो तो मंदिरों का एक तरह से आप बहुत बड़ा एरिया है दक्षिण भारत। तो राम मंदिर के जरिए वो उन मंदिरों तक पहुंचकर बनाना चाहते हैं, और उसके जरिए वो कनेक्ट करना चाहते हैं दक्षिण के लोगों को, ताकि वहां से कुछ सीटें वो लेकर के आए, उसकी भरपाई करें, जो यहां अभी कब सीटें कम होंगी। तो असली खेल वहां कर रहे हैं मोदी जी, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब आपके जी। कर्नाटक में दरवाजे बंद हो गए हैं, तेलंगाना में आपको कोई खास उपलब्धि हुई नहीं है, आंध्रा में आप जीरो हैं, केरल में आप जीरो हैं, तमिलनाडु में आपके सामने स्टालिन जैसा व्यक्ति है, कांग्रेस पार्टी के साथ उनका गठबंधन है, तो आपके पास अवसर कहां है? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि खेल तो अभी शुरू हुआ है, और फंसी हुई है बीजेपी। इतना आसान नहीं होगा। ये 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, और इन्हीं 10 सालों में जो सोशल जस्टिस या कास्ट पॉलिटिक्स आप कहें, वो उभर करके सामने आई है, सीधे चुनौती देते हुए बहुत आक्रामक हुई है। ये 2019 में स्थितियां नहीं थी, स्थितियां जो इस समय है। दक्षिण भारत जी। से क्या आवाजें निकल रही हैं, और नॉर्थ इंडिया से क्या आवाजें निकल रही हैं। तो ये बड़ी चुनौती है ना मोदी जी के लिए। डॉक्टर साहब, एक चीज और, क्योंकि उत्तर प्रदेश के तो आप किंग हैं, जहां तक असेसमेंट और एनालिसिस की बात, मैं आपको किंग मानता हूं।
तमाम पत्रकारों से मैं रोज बातचीत करता रहता हूँ, लेकिन जो आपकी एक तरह से जो आपका एक दृष्टिकोण रहता है, वो बहुत कुछ हमें बताता है। उत्तर प्रदेश में सबने मान लिया है, ए टू जेड सबने मान लिया कि अब बहन जी आने वाली नहीं। बहन जी ने जब केक काटा था 15 जनवरी को अपने जन्मदिन पे, तो उनका भाई हम तो अकेले चलेंगे। अब वो अमित शाह का फ़ोन उनको लखनऊ से गया, दिल्ली से गया, मोदी जी ने का कोई मैसेंजर वहाँ पहुँचा कि भई आप ये कह दो। इस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन सब लोग ये मान चुके हैं कि मायावती का हाथी अब मायावती के हाथे में ही बंधेगा। क्या ये हाथे से बाहर निकलेगा हाथी? क्या मायावती बदल सकती हैं? आप इतने बरसों से मायावती जी को जानते हो, काशीराम के साथ रहे हो। आपको लगता है मायावती बदल सकती हैं? आखिरी रात, कयामत की रात, कोड ऑफ कंडक्ट के बाद पत्ता खुलेगा क्या? आपको लगता है ऐसा? अंदर की बात बताइए देखिए डॉक्टर साहब, अब कैमरे वाली बात छोड़िए, अंदर की बात। फ्रॉम योर हार्ट टेल अस। दीपक जी, जो लोग ये कह रहे हैं कि मायावती ने ये बोल दिया है तो अब नहीं होगा, मुझे लगता है कि वो या तो मायावती को जानते नहीं हैं या फिर जान करके भी अनजान बने हुए हैं। सच्चाई ये है कि अभी वो आखिरी पत्ता खुला ही नहीं है, अभी बाकी आखिरी है, बहुत पत्ता। कुछ बाकी है। और 15 जनवरी को लेकर के एक्चुअली लोगों ने उम्मीदें बहुत लगा रखी थी कि साहब ये ऐलान हो सकता है। आप उसी उनके वक्तव्य को देखिए, मायावती ने सबसे करारा हमला किस पर किया है? सांप्रदायिक, जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण राजनीति करने वाले लोग, धर्म और संस्कृति के नाम पर राजनीति करने वाले लोग, ये किस पार्टी के लिए कह रही है मायावती? बीजेपी के लिए कह रही। सबसे करारा हमला उन्होंने बीजेपी पर किया है। ये दिखाता है कि अभी वो जो हाथी जिसको कह रहे हैं ना आपके हाथे में ही बंधा रहेगा, और ये हाथी हाथे से बाहर भी निकलेगा और सवारी भी करवाएगा, ये भी आप देखिएगा। इस पे मतलब आपको सवारी कराएगा? डेफिनेटली हाथ को साथ भी मिलने वाला है और साइकिल को भी ढोकर के ले जाएगा, ये भी मैं बता रहा हूं आपको। ऊपर साइकिल भी बंधी होगी और हाथी चल रहा होगा, दहाड़ते हुए, चिंघाड़ते हुए। अभी हाथे से निकला नहीं है, अभी नहीं तो तो लेकिन खा पी माया रहा है ना वो। नहीं, नहीं, वो ठीक है, वो खा पी रहा है, मायावती इस वक़्त चारा-वारा बढ़िया हाथी को दे रही है, वो तो मैं समझ में आ रहा है। लेकिन मायावती अपना कार्ड छुपाए क्यों हुए? क्या मतलब अमित शाह का कोई पैगाम है, या मायावती की अपना स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, या मायावती किसी की परवाह नहीं करती और बहन जी अपना ही डिसीजन लेती हैं वक़्त आने पर? क्या ये वक़्त आने की राजनीति है? मुकद्दर का सिकंदर टाइप की सियासत है? ये है क्या? जो आप कह रहे हैं, बार-बार आप कह रहे हैं कि भई आचार संहिता तो लगने दीजिए, आचार संहिता तो लगने दीजिए। आचार संहिता क्या है? कि भाई जब इलेक्शन अनाउंस होगा तब बहन जी डिसाइड करेंगी। मतलब क्या वो लास्ट टाइम पे डिसीजन लेती? क्या एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है? चौंका देने वाला उनका एक 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 पत्ता चलती है वो, कि अमित शाह के पाँव के नीचे से जमीन निकल जाए आखिर में, कि मोदी जी को लगे ये क्या हो गया? इस तरह की राजनीति आप देख रहे हैं। दीपक जी, ये मायावती की राजनीति को अगर आप पूरा उनके इतिहास को देखें, तो उन्होंने वो कोई पहली बार सरप्राइज़ नहीं देने जाएँगे। एक बार नहीं, उन्होंने दर्जनों बार ये इस तरह के डिसीज़न लिए हैं। और मायावती इतनी बेहतरीन रणनीतिकार हैं कि हमेशा अपर हैंड अपना रखती है। बहुत हार्ड बार्गेनर है। अभी तो वो देख रही हैं, परख रही हैं और बार्गेनिंग की पोजीशन में वो ये चाहती हैं कि अभी और चाहत पैदा हो। जैसे 2019 में अखिलेश यादव बार-बार कह रहे थे कि नहीं हम तो बहन जी के साथ जाएँगे। तो ज़रूरत भी उसको वो कहती है ना कि अब आप चिल्ला करके बोलिए कि हाँ, हमको ज़रूरत है। आखिरी वक़्त पर वो पत्ता खुलेगा और ये पहली बार नहीं, आपको मैं ले चलता हूँ 2017 के बाद का जो पोज़ीशन है 17 में जो बीजेपी ने यहाँ जी, चुनाव जीता, जो बाई मुख्यमंत्री इलेक्शन बने, था। डिप्टी सीएम बने उस इलेक्शन में और जो 2 मतलब सीएम और डिप्टी सीएम की सीट, फूलपुर केशव प्रसाद मौर्य की, गोरखपुर योगी आदित्यनाथ की, उस समय जी, मायावती ने जो किया था, अखिलेश यादव के साथ मिल करके और दोनों सीटों पर बीजेपी चुनाव हारी थी। जी। नहीं, नहीं, ये सही कह रहे उनका हैं। दारा सिंह चौहान जहाँ हारे थे, जी, उस जी, जी, सीट जी। को देख नहीं, लीजिए। डॉक्टर साहब बिल्कुल, बिल्कुल मैं समझ गया आपकी जो ये सर्दी में जो बातें हो रही हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं राजनीति
गरमाने जा रही है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की तो मैं बात समझ रहा हूँ। मैं चलते-चलते एक सवाल करना चाह रहा था। अभी मीटिंग हो रही थी बीजेपी की, उसमें नड्डा साहब भी थे, अमित शाह भी थे। कोई मुझे बता रहा था, वहाँ कहा गया कि भाई राहुल गांधी की यात्रा तो बेफिजूल की है, इसका कोई मतलब नहीं, इट्स अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज। ये सिर्फ राहुल गांधी एक औपचारिकता निभा रहे हैं यात्रा की, इस यात्रा का कोई मतलब नहीं, ये बीजेपी का मानना है। आपको लगता है कि वाकई बेफिजूल है, किसी काम की यात्रा नहीं होगी, ये जो 66 दिन राहुल गांधी चलेंगे? अगर ये फिजूल है और बीजेपी को कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है, तो इतना हमला क्यों? आप कभी कह रहे हैं कि राहुल गांधी एक्सरसाइज करने आ रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि मनोरंजन करने आ रहे हैं। आपने रोकने की भी कोशिश की। मणिपुर से लेकर के असम तक राहुल गांधी क्या निष्कंटक निकल गए? नहीं, बराबर कोशिश हो रही है। और मैं सिर्फ इतना ही नहीं कह रहा हूं, दीपक जी, इतिहास गवाह है। जब जब राजनीतिक यात्राएं हुई, चाहे वो 1983 की चंद्रशेखर की यात्रा हो, या लालकृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा हो, या अभी कुछ दिनों पहले दिग्विजय सिंह ने जो नर्मदा परिक्रमा की थी 2018 के जी। इलेक्शन के पहले, वो आप देख ले। जगनमोहन रेड्डी की आंध्र प्रदेश की यात्रा आप देख ले। इन्होंने बदला है, इन यात्राओं ने बदलाव किया है। तो राहुल गांधी की यात्रा इतना सामान्य अगर हो, अगर उसमें कोई करंट नहीं है, तो बीजेपी तिलमिलाती नहीं। और जी, दूसरा, बिल्कुल। राम मंदिर के उस पूरे गुबार में जिन मुद्दों को वो छुपाना चाहते हैं, एक्चुअली जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, उन मुद्दों को एक्सपोज करेगी, फिर से उभारेगी। तो इनकी चिंता जी, यही है कि इस गुबार में ये जो सेंधमारी होगी, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इसलिए वो हल्के में उसको कह रहे हैं कि नहीं साहब, इसका कोई मतलब नहीं है। जी। डॉक्टर साहब, 3-4 बड़ी-बड़ी बातें आपने कही और मैं फिर से सिम्प्लीफाई कर दूँ दोस्तों के लिए, जिनको राजनीति में रुचि है और भविष्य में जो नतीजा आ रहा है। आपने एक बात कही कि जो राम मंदिर की जो लहर है, जो प्रोजेक्शन है, इसका बहुत ज़्यादा लाभ इसलिए नहीं मिलेगा, क्योंकि जो परसेंटेज ऑफ वोटर है बीजेपी की, वो ऑलरेडी वही वोटर हैं जो भक्त हैं। इसमें इज़ाफ़ा नहीं होना, बहुत गेन नहीं होना। दूसरी आपने चीज़ कही कि बिहार और महाराष्ट्र और बंगाल और कर्नाटक, ये 4 बड़े राज्य जहाँ थोक के भाव सीटें, ये फँसा हुआ है। नीतीश कुमार जो हैं वो दोस्त थे, वो दुश्मन हो गए। उद्धव ठाकरे दोस्त थे पिछली बार मोदी जी के, वो दुश्मन हो गए। ममता बनर्जी के काफ़ी विधायक तोड़े थे अमित शाह ने, वो वापस चले गए उनके पास। तो ममता भी मजबूत लड़ रही हैं। और कर्नाटक जो सबसे बड़ा गढ़ था, वहाँ दरवाजा ही बंद कर दिया डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया ने। तो आपका ये कहना है कि ये जो 4-5 राज्य हैं, ये वहाँ पर बीजेपी के लिए बहुत मुसीबत है। और एक चीज़ आपने और कही कि 160 सीटें ऐसी हैं जहाँ बीजेपी ऑलरेडी वीक है। तो कुल मिलाकर जो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, फिर मायावती वाला आपने कहा कि आखिरी वक़्त पर पत्ता चलेंगे, आखिरी वक़्त पर हाथी तय करेगा मंज़िल कहाँ है। इसका मतलब मैं ये मानूँ कि जो राम मंदिर का ये जो यूफ़ोरिया क्रिएट किया जा रहा है, ये जो एक तूफ़ान-सा है, या जो एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की जो कोशिश है, कहीं न कहीं इंडिया अभी भी वॉकओवर नहीं दे रहा है। राहुल गांधी कोई वॉकओवर नहीं दे रहे हैं। चैलेंज है, चुनौतियाँ हैं और मोदी जी समझ रहे हैं कि ये मुकाबला एक तरफ़ा नहीं है। ये मुकाबला वाक़ई अभी काँटे की टक्कर में तब्दील हो सकता है। बहुत से पत्ते हैं, मायावती कुछ पत्ता चलेंगी, कुछ आप कह रहे हैं नीतीश कुमार चलने जा रहे हैं। बहरहाल, लेट्स सी आगे क्या होता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, आपने आज उम्मीद जगाई डॉक्टर साहब कि अभी भी दिए की लौ बुझी नहीं है, चमक अभी है इंडिया लाइन्स में। आप आए और आपने हिम्मत से जिस तरह से आज कैमरे पर आप बोले हैं, और जो आपका विश्लेषण है डॉक्टर साहब, उसको तो हमेशा सैल्यूट है। और जिस तरह से आप समझाते हैं चीज़ों को बहुत आसान करके, इंटरेस्टिंग करके, उसकी भी मैं हमेशा दाद देता हूँ। आप आए, आपने हमें समय दिया, बहुत-बहुत शुक्रिया अपने दोस्तों की तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम डॉक्टर साहब।